अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने मैटर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। कल के लेक्चर के बाद ये दूसरा लेक्चर है आज। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कल का लेक्चर आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ये नॉलेजफुल होगा। अगर कोई बात आप मज़ीद तफसील उसकी जानना चाहते हैं या कोई ऐसी बात पूछना चाहते हैं जो आपको थोड़ी तशवीश है जिसके बारे में, या जिसके बारे में आप थोड़ी क्या कहना चाहिए आपको क्लियर नहीं है, तो वो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ज़रूर देखते रहें, कोई लेक्चर बीच में से मिस ना करें, तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर टेक्नीशियन हजरात जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम और DAE के, वो इस सिलसिले को ज़रूर जारी रखें, ये लेक्चर ज़रूर देखें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि जिस वक्त नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका। तो चलें शुरू करते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ, दूसरे लेक्चर की तरफ। मैटर क्या है बेसिकली, हम इसका अगर मैटर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो ये एक आइटम है, एक इसका ये मरकज़ा है और ये इसका ऑर्बिट है। इस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और सेंटर में ये जो प्रोटॉन है जिसमें न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद तकरीबन बराबर होती है किसी भी न्यूट्रल एटम में। आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। इसमें सेंटर में देखें न्यूक्लियस है, इसके बाद ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। अगर ये याद रहे कि अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ये एक से ज़्यादा उसके ऑर्बिट हो सकते हैं। ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा चौथा भी हो सकता है अगर उसमें ज़्यादा है। पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे तादाद इनकी बढ़ती चली जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स कहलाते हैं। सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में देखें 16 प्रोटॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 16 प्रोटॉन हैं ये प्लस हैं और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये माइनस हैं। तो ये पॉजिटिव 8 चार्ज इस पर रह जाएगा मरकज़े पे, न्यूक्लियस पे। उसको कवर करने के लिए इसमें 8 देखें इलेक्ट्रॉन हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। इस पहले ऑर्बिट में 2 हैं, दूसरे में 6 हैं। तो 6 और 2 8। तो ये देखें 16 न्यूट्रॉन थे, सॉरी प्रोटॉन थे। ये प्रोटॉन 16 और मरकज़े में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये +8 जो है चार्ज रहा न्यूक्लियस पे। उसके बाद हमने -8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको रिवॉल्व कर रहे, ये रिवॉल्व कर रहे हैं जो, इनके भी -8, ये दोनों मिलके ये न्यूट्रल हो गया, 0 चार्ज हो गया इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिर हमने कुछ पेयरिंग बॉन्ड्स होते हैं, पेयरिंग होती है। जैसे कि आप ये देखें, ये एक हाइड्रोजन आइटम्स हैं 2 और ये एक ऑक्सीजन का आइटम है। तो ये ऑक्सीजन के अंदर तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके हर आइटम में एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला कहीं ये रह नहीं सकता, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसको एग्जिस्टेंस के लिए इसने पेयरिंग करनी होती है। जैसे ये है हाइड्रोजन, इसके में 8 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन,
इन 8 में से 6 इसके पास हैं, 6 और 2 8, 2 ये शेयर कर रहा है और ये हाइड्रोजन का आइटम जो है ये इसके साथ शेयर कर रहा है। बेसिकली जब ये रिवॉल्व करता है तो इस सर्कल को शेयर करता है। इसी तरीके से ये भी जब इसके आइटम भी रिवॉल्व कर रहे हैं साथ इसका भी रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसको साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आइटम्स जो हैं हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के आइटम के एक आइटम के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। हाइड्रोजन के 2 आइटम हैं, ऑक्सीजन का 1 आइटम है और ये H2O बन जाएगा और ये पानी है, तो पानी का आइटम बन जाएगा, ये पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर जनाब। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल से कैसे बनता है, मैटर कैसे बनता है। तो ये देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं, ये कोई एक आइटम है। बहुत सारे आइटम जब हम मिला लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही तकरीबन प्रोटॉन्स होंगे, तो ये एक आइटम बनेगा। और ये एक आइटम जो है ये फिर मॉलिक्यूल बनेगा, एक से ज़्यादा आइटम मिल के फिर ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये देखिए, इसमें मतलब एक ये आइटम है, फिर ये आइटम है, फिर ये आइटम है, तो ये मिल के फिर एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के एक सब्सटेंस बना रहे हैं। एक जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के एक कोई मैटर बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बन रहा है। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर की सूरत हाल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके एक आइटम बहुत सारे आइटम मिलके फिर, या दो कम से कम 2 आइटम मिलके मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सब्सटेंस या मैटर बनेगा। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर जनाब, इस तरीके से ये चलता है। आगे चलते हैं हम स्टैटिक चार्ज की तरफ। इसमें अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद चलते हैं स्टैटिक चार्ज की तरफ। आपने देखा होगा, अगर आप खुश्क बालों में अपना कंघा फेरें तो आपको थोड़ी 2-4 दफ़ा फेरने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपका कंघा बालों को खींच रहा है। उस वक़्त अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप टेबल पे रख दें और उस कंघे को उनके पास करें, तो वो पेपर के टुकड़े जो हैं वो उड़ के कंघे के साथ चिमट जाएंगे। ये सिर्फ स्टैटिक चार्ज की वजह से था। इस स्टैटिक चार्ज को मैं अगर मज़ीद डिस्क्राइब करूं, कार अगर बड़ी तेज़ी से स्पीड में जा रही हो और मौसम भी खुश्क हो और बहुत सारे स्पीड से आप जा रहे हों, बहुत सारी स्पीड से आप जा रहे हों, और फिर अचानक आंधी वगैरह भी चल रही हो, हवा तेज़ चल रही हो, तो जब आप रुकेंगे, जैसे ही आप ज़मीन पे एक दरवाजे को पकड़ के अगर आप ज़मीन पे पाँव रखें तो आपको एक शॉक लगेगा। वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी बॉडी चार्ज थी, कार जो है वो भी चार्ज थी, तो कार की बॉडी आपके थ्रू ज़मीन में डिस्चार्ज हो रही है। तो ये सिर्फ स्टैटिक चार्ज की वजह से है। हम स्टैटिक चार्ज को इस तरीके से मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ये एक एटम है जिसमें ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर पहले के अंदर 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट के अंदर, दूसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
ये आपको पता है दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 7 हैं तो अब ये कोशिश करेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो ये उसकी पेयरिंग कर लेगा। तो ये अगर इसने पेयरिंग कर ली एक आइटम की तो ये आइटम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये आइटम पहले से ही कंप्लीट है, लेकिन ये एक ही क्योंकि आइटम था, अब इसने शेयरिंग कर ली इसके साथ, तो ये इसका एक आइटम भी चलता रहेगा और 2 आइटम्स के साथ वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से हम इसका ये इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो जाएं इस ऑर्बिट से, तो ये स्टैटिक चार्ज ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। किसी भी एटम से अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो ये स्टैटिक चार्ज हो जाएंगे, वो आइटम जो है वो स्टैटिक चार्ज पे आ जाएगा और उसको जैसे ही आप हाथ लगाएंगे या वो आइटम कोई मीडिया उसको मिलेगा ज़मीन से डिस्चार्ज होने का, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी मैं एक बहुत अच्छी मिसाल आपको बादलों के गड़गड़ाहट की देता हूँ। जिस वक्त बारिश का मौसम होता है, बहुत सारे बादल चल फिर रहे होते हैं और आपस में रगड़ भी खा रहे होते हैं। बेसिकली ये उस फ्रिक्शन से का नतीजा है कि एक बादल जब दूसरे के पास से गुजरता है तो रगड़ खाते हुए कुछ उसमें स्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है। वो स्टैटिक चार्ज होते 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 क्योंकि बहुत सारे बादल होते हैं, सब के आपस में गुजरने के साथ उसके रगड़ पैदा होती है। उस रगड़ की वजह से बादल जो है वो चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही उसको दूसरा बादल मिल जाए तो भी वो डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं तो अर्थ के ऊपर जो नियरेस्ट पॉइंट उसको मिल जाएगा वहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आपने देखा होगा आमतौर पर कि बिल्डिंग्स जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। ये अगर बिल्डिंग है तो इसके टॉप के ऊपर इस तरीके से एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है और एक पट्टी तांबे की उसको लेके ज़मीन में ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि बादलों की गड़गड़ाहट से, बादलों के चार्ज होने से जो स्टैटिक चार्ज पैदा होता है वो स्टैटिक चार्ज ज़मीन में ग्राउंड हो सके। तो वरना उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बिल्डिंग को बचाने के लिए, इस बिल्डिंग के लोगों को बचाने के लिए ये लाइटनिंग अरेस्टर और ये पट्टी लगा के इसको ग्राउंड किया जाता है। तो जनाब हमने बात कर रहे थे स्टैटिक चार्ज की। तो ये एक पिक्चर देखें आप, इसमें न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके रिवॉल्विंग जो है इलेक्ट्रॉन्स वो 6 हैं। तो 12 प्लस हैं इसमें और 12 ही माइनस हैं, तो नेट रिज़ल्ट जो है वो 0 होगा और नो चार्ज। जबकि इस आइटम को अगर देखें तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिर्फ 5 हैं। तो 5, 6 और 5 11, तो 12 प्लस हैं और 11 माइनस हैं, तो इसमें 1 प्लस बच जाएगा और ये चार्ज आइटम कहलाएगा। तो इस तरीके से ये स्टैटिक चार्ज 1 का इसके ऊपर रह जाएगा, इसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। आगे आते हैं, इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक जगह है जिस पे -2 का चार्ज है, दूसरी जगह है जिस पे +4 है, यानी इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। जब ज़ाहिर है इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये +4 हो जाएगा किसी भी आइटम में से। तो ये -2, ये +4, तो सारे आइटम्स जो, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये -2 की तरफ से +4 की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। ये सारे फ्लो करेंगे और इसको आगे न्यूट्रलाइज करेंगे। इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद भी ये +2 रह जाएगा। अगर ये +2 ही होता तो ये न्यूट्रलाइज हो जाने थे, लेकिन क्योंकि ये +4 था तो ये +2 उस पर रह जाएगा चार्ज। इसी तरीके से अगर दूसरा मिसाल लें, ये जगह है ये -6 है, ये जगह है ये -6 है, ये मैटर भी -6, ये मैटर भी -6, तो इन दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, हालांकि 2 के दोनों माइनस हैं,
लेकिन ये कोई चार्ज इसमें से फ्लो नहीं होगा। ये याद रखें कि माइनस माइनस को रिपेल करता है। माइनस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज को रिपेल करता है। माइनस चार्ज को रिपेल करता है, यानी दूर धकेलता है। और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये एक इसका प्रिंसिपल है, असूल है इसका, ये ज़हन में रहे, ये याद रखिएगा कि माइनस चार्ज माइनस को रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा, जबकि माइनस या प्लस चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक प्लेट लें और ये प्लेट जो है इसके सेंटर में सुराख कर लें और इसको ग्राउंड कर दें, एक और प्लेट लें इसी के ऊपर इसी तर्ज की, उसको इसके दरमियान में रख दें, इसके दरमियान में कोई कागज़ रख लें इस प्लेट के ऊपर, या कोई और ऐसी चीज़ रख लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर कोई मैं इंसुलेशन रख लेता हूँ। इंसुलेशन रखने के बाद इसके ऊपर एक और प्लेट रख देता हूँ इस तरीके से, या इस तरीके से दरमियान में हम कोई इंसुलेशन रख लेंगे, रबड़ रख लें, रबड़ की शीट रख लें, उसके ऊपर ये दूसरी प्लेट रख दें। अब ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो इन दोनों प्लेटों में से एक को ग्राउंड कर लें और दूसरे को अगर हम स्टैटिकली चार्ज कर दें इस प्लेट को, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल कर दें, तो ये प्लेट चार्ज हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें हम इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगी। इस तरीके से ये दो प्लेटें हैं, इसके दरमियान में मैंने रबड़ की शीट रख ली है। ये ग्राउंड है, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये जो है मैंने माइनस चार्ज कर दिया है इसके ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिए तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे ही पड़ा रहे तो ये माइनस चार्ज इस प्लेट के ऊपर रहेगा, तो इसको कहते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है ये चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इस चार्ज स्टोर करने की जो है कैपेसिटी को इसको जो है माइक्रोफैरेड्स में गिना जाता है, ये इसकी यूनिट है। और कंडेंसर को आम तौर पर, क्योंकि ये कैपेसिटर में कैपेसिटी चार्ज की कैपेसिटी होती है इसके अंदर, तो इसलिए इसको आम तौर पर कैपेसिटर कहते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होल्ड कर लेगा अपने अंदर। ये भी स्टैटिक चार्ज है, क्योंकि कोई करंट फ्लो तो नहीं हो रहा, ये चार्ज सिर्फ इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज है, तो इसको कहेंगे हम ये स्टैटिकली चार्ज कैपेसिटर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बराए मेहरबानी ये मैं लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मूवमेंट ऑफ चार्ज। ये तो स्टैटिक चार्ज था, फिर मूविंग चार्ज अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, नॉलेजफुल होगा आपके लिए, आपके सीखने का मौका आपको मिल रहा होगा। तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर वक्त नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।